लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था इश्यू ऑफ शेयर्स। यस, उसमें मैंने बोला था वी हैव टू कवर टू टॉपिक्स। फर्स्ट वन वाज इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड द सेकंड वन वाज इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हमने कौन सा कवर कर लिया था? अदर देन कैश कंप्लीट कर लिया था, और उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था क्या करके आना, ठीक है ना। नाउ हमें स्टार्ट करना है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब इसमें ध्यान से देखना, जो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश होगा, ध्यान से देखना बेटा। ऑब्वियसली इसमें भी दो ही ऑप्शन है, एट पार और एट प्रीमियम। बट वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स हियर, दैट इज कि देखो, कंपनी चाहे तो सारा पैसा एक बार में डिमांड कर ले। यस नो? भाई कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो सारा का सारा अमाउंट वन शॉट वन टाइम डिमांड कर ले शेयर होल्डर से, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट रिसीव्ड इन लमसम। एक बार में सारा पैसा आ गया, काम खत्म। लेकिन जनरली कंपनीज क्या करती है, अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके डिमांड करती है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके जब डिमांड करेंगे तो क्या आएगा? पेमेंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, यानी हर स्टेप पे थोड़ा सा अमाउंट दे दो। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, और सेकेंड पे, लास्ट में बेटा कॉल्स होते हैं। कॉल्स में कोई लिमिटेशन नहीं होती, जितने चाहे उतने कॉल्स तक जा सकते हैं, ठीक है यहां तक। तो तीन स्टेप बेसिकली हमने लिखा है, बट वहां पे तीन स्टेप होता नहीं है, कॉल्स में मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं। तो आपका मल्टीपल स्टेप्स में आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसलिए बोला इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है यहां तक पक्का? बोलो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला वाला टॉपिक जो इसमें था क्या, लमसम वाला। लमसम का मतलब क्या है, समझो ध्यान से। एक कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड, शेयर क्या किए इसने, इश्यू किए। पब्लिक को शेयर क्या किया इसने, इश्यू किया। इश्यू किया, उसके बाद बोला क्या कि एक ही बार में सारा पैसा दे दो मुझे। जब इसने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था उस टाइम उसने क्या बोला कि सारा पैसा एक बार में मेरे को दे दो। तो अब एक बात बताओ, सारा पैसा एक ही बार में इसके पास आएगा? यस नो? तो हमने क्या एंट्री करनी है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहां कर लेना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वेट वेट वेट, अभी ध्यान देना, दूसरा भी बताऊंगा। अभी कुछ लोग के दिमाग में आया सर पिछली क्लास में कुछ अलग भी बताया था, बिल्कुल अभी बताता हूँ। सेकेंड एंट्री क्या होगी सर? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम कहाँ भेज देंगे? कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में। ध्यान से देखना, ये हमें करना। सर इसकी जगह क्या एक एंट्री कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। वो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गॉड ब्लेस यू, सही जा रहे हो, ठीक है। इतना याद रखना, लेकिन ये सारा अमाउंट एक बार में मिला, जो कि जनरली आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस टॉपिक को कवर कराने के लिए, कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ईच सॉरी 100 ईच पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ शेयर्स आर इश्यूड एट par or at all the amounts are duly received in, and what was that installment at the time of application? Exactly, application। सर अलॉटमेंट वर्ड भी यूज करते हैं बेटा। बेसिकली क्या है ना, हम ये मानकर चल रहे हैं एप्लीकेशन आया, सारा पैसा आ गया मांगने पे, तो अलॉटमेंट तो हो ही जाएगा, तो उसी टाइम पे हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारा काम क्या है, सिंपल समझो यहाँ पे। इस क्वेश्चन के लिए एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, ध्यान देना। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इश्यू किए? 10,000 शेयर। रेट क्या डिसाइड हुआ? 100 रुपीज। पहली बार में क्या हुआ था? एट पार। तो देखो एंट्री बन गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर एट पार था, कितना अमाउंट आएगा? ठीक है नहीं ठीक है? नेक्स्ट एंट्री बता दो बेटा, जल्दी जल्दी। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आ गया 10 लाख रुपीज, and I hope that is
ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, सिंपल है। लेकिन सेकंड केस नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन क्या था बेटा? व्हाट वाज द सेकंड ऑप्शन? एट प्रीमियम। बस याद रखना। अच्छा, प्रीमियम पे शेयर कैसे दिया जाता है बताओगे? भाई एक बात बताओ, कोई कंपनी है जो शेयर बेच रही है, शेयर इशू करे, सॉरी, उसका फेस वैल्यू 100 रुपए, अब उसका शेयर प्रीमियम पे कैसे जा सकता है? हाँ, गुडविल से प्रीमियम आ जाता है। अच्छा, गुडविल के लिए प्रीमियम आ जाता है। और कुछ और बोलो भाई। प्रीमियम पे शेयर कैसे जा सकते हैं बताओ मुझे, या कोई भी चीज प्रीमियम पे? देखो, बिल्कुल सही बात बोली, डिमांड एंड सप्लाई। सब्जी खरीदा? कभी खरीदा सब्जी? अरे खरीदा नहीं खरीदा यार? टमाटर खरीदा था लास्ट ईयर, कितने रेट तक गया था? 80, फिर 300 रुपए किलो तक पहुंच गया था। हम अपने देश की बात कर रहे हैं। नहीं गया था? 300 तक गया था, नहीं गया था? तो बहुत महंगा हुआ था टमाटर, याद है ना? घर से गायब हो गया था कई लोगों के। हाँ, कुछ शौकीन लोग ही यूज करते थे, उसको लग्जूरियस आइटम बोलना चाहिए था उस टाइम पे, है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता फिर? लग्जरीज के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हाँ, उसको नाम से भी बताया करो, केवल वो मतलब वैल्यू से नहीं मतलब है ना, नाम क्या देते हैं उसको, मोर देन वन को? भूल गए फिर। गुड, गुड। तो समझो ध्यान से, ऐसे ही शेयर मार्केट में एक मार्केट है जहां पे हम आलू प्याज की तरह यहाँ पे शेयर्स बिकते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी की जिसकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है, समझो ध्यान से, जो एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ऐसी कंपनी की रेप्यूटेशन ज्यादा है। सिंपल है। तो कभी तो जिंदगी में टाइम से आ जाएगा। अब पापा की गलती तेरी गलती है? तेरी है? नहीं, लास्ट तो पापा की गलती बताता था। सुनो ध्यान से, कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है, आपको पता है अगर इस कंपनी में आप पैसे लगाओगे तो रिटर्न अच्छा आएगा, समझो ध्यान से। अगर कोई कंपनी है वहां पे पैसा लगाओगे, रिटर्न दोगुना आएगा, चलो सिंपल समझो, डबल रिटर्न आएगा। कितने लोग रेडी हो पैसा लगाने के लिए? सबके पास पैसा भरा पड़ा है, सोचो कितने लोग पैसा लगाओगे? सब लगाएंगे? कहाँ खोए हो, वापस आ जाओ। इसको समझ नहीं है मैंने क्या बोला। बेटा पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ऐसी कंपनी तो हम खोज रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां से रिटर्न क्या है, डबल है ना? लक्ष्मी चिट फंड जैसा, 21 दिन में पैसा डबल, है ना? हाँ, ठीक है ना अनुराधा जी? चलिए, देखिए ध्यान से, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन एक बात बताओ, कंपनी के शेयर्स तो लिमिटेड ही है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है ना। अब कंपनी के शेयर्स की डिमांड आप सबके बीच में आ गई, ज्यादा लोगों ने डिमांड कर दिया शेयर का, लेकिन सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। तो जिस चीज की सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और डिमांड क्या होगा, हाई होगा, उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। ये आपने इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ा है, यही होता मार्केट में। आप ये मत सोचो कि ये तो अलग ही दुनिया से चलता है, नहीं सर, वही इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हो ना बेसिक लेवल पे, 11 प्लस स्टैंडर्ड पे या फाउंडेशन स्टैंडर्ड पे, वही इकोनॉमिक्स यहाँ भी अप्लाई होता है, जो शेयर का प्रीमियम डिसाइड करता है। तो प्रीमियम पे शेयर जाने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, क्या? कि उस शेयर की डिमांड ज्यादा है, कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा है, ठीक है ना? आप देखो बहुत से आज तक जो भी कंपनी रन करी, ऑलमोस्ट हर कंपनी के शेयर जो है प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, किसी के शेयर बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। ये मत सोचो किसी कंपनी के शेयर 5,000 रुपए चल रहा है मार्केट में तो उसका फेस वैल्यू ज्यादा होगा, हो सकता है वो भी फेस वैल्यू 10 रुपए ही हो, यानी बाकी सब प्रीमियम। हाँ जी, बाकी सब प्रीमियम है। क्यों? कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, इसलिए रेपुटेशन ज्यादा होने की वजह से क्या है, प्रीमियम पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो बेटा प्रीमियम क्या है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, एक चीज तो परफेक्टली पता होगा कि जो भी चीजें हमारे इस तरीके की चीजें गेन गेन होती है, जो पॉजिटिव चीजें आती है, गेन को हम बेसिकली क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं, गेन को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको पैसे मिल रहा है, उसके लिए ध्यान दीजिए।
मैं बता क्यों रहा हूं, बहुत छोटी सी एंट्री है, हो सकता है तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्या करते हैं सब बच्चे, आने के बाद भी कई बार हम गलत करके क्या आते बताते। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, कितने रुपए वाला शेयर था? 10,000 शेयर था, 100 रुपए वाला। प्रीमियम कितना दिया? 10%, यानी 10 रुपए। तो 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा बेटा? 11 लाख। और नेक्स्ट जो एंट्री होगी, एप्लीकेशन एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको मैंने क्या बोला था, जरा लास्ट क्लास की कुछ बात याद दिलाइए कि शेयर कैपिटल कौन सी वैल्यू पे शो होता है? गॉड ब्लेस यू, इतना याद है, अच्छी बात है। और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहां चला जाएगा? सबको याद है ना ये? पता नहीं फिर तुम लोगों को क्या हो जाता है, मैं याद दिलाता हूँ जरा। लास्ट टाइम टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में मैंने डिबेंचर क्वेश्चन, शेयर और डिबेंचर को आंसर नहीं था, बस ऐसे इशू हुआ था। डिबेंचर का क्वेश्चन था और उसमें प्रीमियम डाल दिया, ऐसे ही एंट्रीज करनी थी। 50% से ज्यादा बच्चों ने ये प्रीमियम का यहाँ पे डील करा था, प्रीमियम को इस एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया था। यानी यहाँ 11 लाख, यहाँ 10 लाख, और नीचे प्रीमियम 1 लाख, और यहाँ पे 10 लाख तो 10 लाख ये किया था। आपको सही लग रहा था ये आप में से बैठे कई महान इंसानों ने भी, है ना, फेल किया गया था टेस्ट में, आपको याद होगा बहुत होगा। इसमें एक गलती ये भी थी, बताओ ये गलती करके अगर आपके नंबर काटे जा रहे हैं तो ये बेवकूफी है, गलती नहीं है। आपको सबको पता है ये बात, ये सबको पता है। सर फिर भी गलती करते हो, ये करोगे आप लोग, अभी भी यकीन नहीं है मुझे। अभी भी कुछ लोग ऐसा जल्दबाजी में, क्या होता है तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है यार, अभी ये तो फ्री में नंबर मिल रहा है, फिर बाद में भूल जाते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ लिखना कुछ और था, लिख के कुछ और आ गए। और ये मैक्सिमम टाइम तुम लोगों से होता है जो गलती है, तुम्हें आता हुआ पेपर गलत कैसे हो जाता है बताओ? तुम दोनों की अलग क्लास चल रही है, वो क्या पूछ रहे थे? फॉग चल रहा है? शेयर की बातें हो रही, क्या चल रहा हो? ध्यान दो इधर, ठीक है? एक काम करो, तुम वहां से अलग पीछे वाले बेंच पे जाके बैठो, जस्ट एक बेंच पीछे जाओ। और रुपेश तुम एक बेंच पीछे जाके बैठो। अब कम से कम मुझसे दूर रहोगे तो कम से कम वो बोलेगा तो, बीच बीच में उसका कमेंट्री शुरू। अच्छा, बोलेगा कोई भी, पिटेगा वही जो पीछे मुड़ के देखे, सीधी बात है यार। ठीक है यहाँ तक? तो आपको ध्यान कहाँ देना है, देख लीजिए, इस एंट्री को लिखने में ध्यान देना। आप, मैं ये एंट्री इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको आता नहीं, आपको बिल्कुल ये एंट्री आएगी, बहुत सिंपल एंट्री है यार। ये तो कोई भी बच्चा होगा जो 11वीं 12वीं क्लियर कर रखा होगा, ये एंट्री उसको पता होगी। लेकिन फिर भी वो बच्चा गलत कहाँ करता है, इसको लिखने में गलत करता है, तो उस पर ध्यान देना आप, ठीक है ना? ये एंट्री थी आपकी कौन से वाले केस के लिए? issue of share when the amount received in lump sum, and obviously we are going with the for cash वाला scene। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में क्या था बेटा? इंस्टॉलमेंट में। और मैंने क्या बोला, इंस्टॉलमेंट कितना हो सकते हैं पॉसिबल इंस्टॉलमेंट? 3 कैटेगरी बताई, वैसे तो इससे ज्यादा होते हैं क्योंकि कॉल्स में मल्टीपल कॉल्स आएंगे, यही बोला था। जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट इट ऑन ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट आपको 2 स्टेप में एंट्रीज करनी है, ठीक है? पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, फिर अलॉटमेंट की होगी, फिर फाइनल मतलब कॉल्स की एंट्री होगी फाइनली। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द एप्लीकेशन? पहली बात, एंट्री जो होगी पहली किस लिए होगी? एंट्री आप में से मैक्सिमम को रटी पड़ी होगी, लेकिन किस लिए एंट्री करेंगे पहली एंट्री, बताओ? किस बात के लिए? रिसीव करने के लिए। एप्लीकेशन कभी ड्यू नहीं होता, जस्ट रिमेंबर द प्रोसीजर ऑफ इशुएशन। whenever you are filling up the form and उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन के साथ साथ एक टोकन अमाउंट आपको देना पड़ता है, उसी टोकन अमाउंट को नाम क्या देते हैं? एप्लीकेशन मनी। वो एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव नहीं होगा तो कंपनी आगे फर्दर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है कंपनी को, ठीक है ना? उसके बाद आगे की बात सोची जाती है, ठीक है यहाँ तक? पक्का? अच्छा, अमाउंट मिल गया एप्लीकेशन को, उसके बाद कंपनी क्या करेगी?
याद रखना ड्यू नहीं बोलते, मैक्सिमम लोग दिमाग में आता है एंट्री ड्यू जैसे लिखते तो ड्यू कर, नहीं, रिसीव होने के बाद ड्यू का सही नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल होता है, यानी एप्लीकेशन के साथ थोड़ी अलग एंट्री चलती है। पहले क्या होता है, रिसीव होता है, उसके बाद हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। याद रखना इस चीज को, केवल एंट्री याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये याद रखना कंसेप्ट क्या है कि पहले एप्लीकेशन का पैसा क्या होता है, रिसीव होता है, उसके बाद उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ओके रहेगा यहाँ तक। अभी एंट्री पे आएंगे, टेंशन मत लो, एंट्री तो मैं मैक्सिमम को याद होगी, नहीं याद होगी तो भी टेंशन ना लो, याद करना भी नहीं था, वैसे कंसेप्चुअली काम खत्म हो जाएगा। अलॉटमेंट पे क्या होगा, अब देखो अलॉटमेंट का सीन आ गया कि इसका मतलब कंपनी रेडी हो गई शेयर देने के लिए। अगर कंपनी रेडी हो गई शेयर देने के लिए तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले अमाउंट को ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे यानी कॉल करेंगे, उसके बाद सामने वाला आके सेकेंड एंट्री में क्या करके जाएगा, पेमेंट करके जाएगा, तो हम रिसीव करेंगे। क्लियर है, यानी पहले क्या होगा फिर क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक, पक्का है। अच्छा नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, अलॉटमेंट और कॉल की एंट्रीज में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही में हमें पैसा पहले डिमांड करना फिर आगे से पेमेंट आएगा। तो ड्यू और रिसीव होती है, यहाँ पे भी एंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का है। अब मेरा एक सवाल है, आप सबने 11वीं 12वीं में कितने लोग नॉन कॉमर्स रहे 11वीं 12वीं में, नॉन कॉमर्स बताना था, कितनी क्लास ले ली मेरी, तीसरी है ना, अब तीसरी क्लास में मुझे बता रहा, तेरा भाई है, अरे हफ्ते भर बाद बताया था, बस एक चीज में गड़बड़ कर दिया जब मैंने इसको सलाह दी थी। अच्छा बेसिक की क्लासेस लगा रखी थी, बेसिक कर लिया कंप्लीट कहीं से भी, जर्नल लेजर ये सब कहीं किया है कुछ, थोड़ा बहुत है ना, ठीक है, तो उससे काम चल जाएगा, ध्यान देना। तो ये 3 बच्चों को लिटिल बिट एग्जामिशन दे रहा हूं, अगर ये अपने से जवाब दे दे तो अच्छी बात है, वरना मुझे बस ये बता दो, ये शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर अलॉटमेंट और ये शेयर कॉल्स, ये 3 चीजें दिख रही है ना हाईलाइट हुई, पक्का। अच्छे इसका ना नेचर क्या है, नेचर में ऑप्शन देता हूं बताना, ऑप्शन क्या दूंगा लिख देता हूं, वही पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या बात है, तीसरा नॉमिनल, और चौथा ऑप्शन क्या होगा, नहीं नहीं एनी ऑफ द अब ऑप्शन नहीं बनेगा तो मैं कुछ तो बना ही दूंगा ना। चलो अब ऐसे एक एक किसी तो पूछने से बनता नहीं है, वरना आधे घंटे तो सिर्फ निकल जाएंगे। चलो हैंड रेज कराते हैं, पर्सनल अकाउंट के, अरे पहले पूछ लेते हैं कह रहा पहले हैंड रेज कर दो तो आप जो भी पूछोगे मुझे पता है, कोई नहीं। पर्सनल अकाउंट के साथ कितने लोग जा रहे हो, एक दो, एक दो, और कोई नहीं है, तू भी है, तो ऐसे क्या होता, राज कपूर थोड़ी ना तुम बेटा, मेरा नाम जोकर, 3 वोट मिले इसको। रियल अकाउंट के साथ कितने लोग जा रहे हैं, अच्छा जो किसी के साथ नहीं जाएगा ना, खुद भगवान देख रहे हैं, अलग से सजा देगा। अब बताओ चेंज करना किसी को, अभी पर्सनल अकाउंट के साथ आना किसी को, देखो एक बढ़ गया 2 क्या बात है। रियल अकाउंट के साथ कितने लोग जा रहे हो, नहीं, 0। व्हाट अबाउट नॉमिनल अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या तू भी 12, 12, अच्छा एनी ऑफ द अबव, आंटी एक ही वोट मिलता है जिंदगी, आप इंदिरा गांधी नहीं है, जब मर्जी जब इलेक्शन करवा देंगे, एक वोट डाल दिया वो हो गया, बाद में ईवीएम को बोलते रहे ईवीएम खराब है। एनी ऑफ द अबव में कोई नहीं है, पर तू किसके साथ था भाई, मैं था ना 12 में, तू गलत नॉमिनल में ना, हाँ तो मुझे पता था गलत के ही साथ जाएगा, सही क्या, पर्सनल अकाउंट, चल 3 बच्चे सही थे, 5 बच्चे सॉरी, बाद में किसने पलटी मारी थी, हाँ 2 लोगों ने, देखो। अच्छा सुनो क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये ऑल दीज अकाउंट्स आर शेयर होल्डर का अकाउंट, ये किसका अकाउंट है, ये शेयर होल्डर का अकाउंट है, और ये शेयर होल्डर होता कौन है, पर्सन होता है नहीं होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट याद रखना, शेयर होल्डर का नाम नहीं दिखा जा रहा ना। अगर मैं तुमसे पूछूं शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या नेचर है बेटा, वो भी पर्सनल अकाउंट है,
क्योंकि पहले वो शेयर कैपिटल में नहीं था पैसा। देखो, जब मिला था तो मेरा शेयर कैपिटल का कोई इरादा नहीं था, पता नहीं मैं शेयर दूंगा नहीं दूंगा क्या होगा, तो वो आपके शेयर होल्डर का नाम तो नहीं। अब तुमने मुझे पैसा दिया, मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, तो तुम्हारा नाम, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारा नाम लिख रहा हूं ना, या तुम्हारे नाम की जगह क्या आ रहा है? शेयर होल्डर के नाम की जगह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या आया? एप्लीकेशन अकाउंट। जब तुम्हें वो पैसा तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे ही नाम से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, वो भी तुम्हारा ही है। शेयर होल्डर का ही अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी पर्सनल अकाउंट है। ऐसे अलॉटमेंट के टाइम पे जब पैसा मांगा था तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक कहाँ है? अलॉटमेंट अकाउंट में। और वो तुम्हारे ही नाम से ड्यू है, ठीक है ना? कैपिटल भी तुम्हारा क्रिएट कर दिया गया, बाद में रिसीव होगा तो तुम्हारा अकाउंट लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? इतना याद रखना। तो ऑल दीज अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट। सोचो एक छोटा सा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आना है, 2 नंबर चले जाना है। आता था ना 2 नंबर में, अगर ऐसा है तो पुराना पैटर्न यही है। नॉमिनल वाले तो खुश हो जाते, नहीं है नॉमिनल अकाउंट, क्या है ये? पर्सनल अकाउंट। क्लियर रहेगा? पक्का है? बोलो बेटा। अब मैं आता हूं तुम्हारे बुक पे, कुछ बातें करते चलूंगा, टेंशन मत लेना। पहले मैं तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कराऊंगा पूरे डिटेल में मैं खुद, ठीक है बेटा? लास्ट क्लास में हमने शेयर्स की बात करी थी और बोला था क्या शेयर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंपनीज कैपिटल हैविंग फिक्स्ड डिनोमिनेशन, ये बोला था मैंने। फिर मैंने बात करनी थी, अब आज आज की जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ शेयर्स। क्या बताने जा रहा हूँ? टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं? ध्यान से सुनिए, कितने टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं? अच्छा देखो, वैसे ये 2 टाइप ऑफ शेयर्स बोले तो जाते हैं, शेयर्स को 2 टाइप में कवर तो किया जाता है, बट जनरली ओपिनियन अगर रखा जाए ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट द कैपिटल बेसिकली। बस कंपनीज एक्ट कहता है उसको कैपिटल मान लो तो हम कैपिटल मान लेते, वरना वो कैपिटल नहीं होता बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है बेटा? जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो बेसिकली कैपिटल नहीं होता है, वो एक तरीके की लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, लेकिन कंपनीज एक्ट ने उसको कैपिटल की कैटेगरी में रखा है जस्ट बिकॉज उस पर डिविडेंड रिसीव होता है और वो प्रॉफिट से ही जाता है। इतना ही फीचर केवल मैच करता है, बाकी सारे फीचर उसके डिवेंचर वाले जैसे लगते हैं। डिवेंचर में फिक्स रेट का रिटर्न जाता है, यहाँ भी फिक्स रेट रिटर्न जाता है। डिबेंचर भी एक टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाता है, इसको भी 20 साल के अंदर रिडीम कर दिया जाता है। कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, कहीं भी इसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। तो सारे फीचर तो तुम्हारे किसके हो गए? लायबिलिटी वाले, लोन वाले। बस एक फीचर है कि तुम्हें रिटर्न में क्या दिया जाता है? डिविडेंड, और वो आउट ऑफ प्रॉफिट जाएगा, दैट्स व्हाई यू आर ट्रीटेड एज कैपिटल। वो भी कंपनीज एक्ट कहता है तो मान रहे हैं, वरना वो भी नहीं मानते, ठीक है ना? तो अपने पास जनरली अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरी के शेयर बना दिए गए, कंपनीज एक्ट ने 2 कैटेगरी के शेयर बना दिए। पहली कैटेगरी क्या बोली? इक्विटी शेयर कैपिटल या सिंपल शेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दूसरा क्या है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है बताओगे मुझे? हर वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, वो क्या कहलाता है? तो फिर प्रेफरेंस क्या होता है? जो इक्विटी नहीं होता है। बहुत अच्छे, चले घर पे, क्लास खत्म हो गया। जो इक्विटी नहीं होता वो क्या होता है, और जो प्रेफरेंस नहीं होता वो क्या होता है? इतना ही जान के फिर तो खत्म है कहानी यार। सुनो ध्यान से, एग्जैक्टली exactly जो मैंने मजाक नहीं किया, तो मजाक तुम लोगों ने किया। जब डेफिनेशन पढ़ने जाओगे ना इक्विटी शेयर की, तो वहां पे वही लिखा होगा, एनी शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर विल बी नोन एज इक्विटी शेयर। तो अपने को जानना किसको है? प्रेफरेंस शेयर को जानना। अगर आपको पता है कि ये कैटेगरी के शेयर प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं, तो बाकी जो बच गए वो क्या होंगे? इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके होल्डर्स को 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। बुक है ना? नहीं है तो नोटबुक में लिखना, जो भी चीजें है इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगा, लिखते चले जाना। कौन कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे, क्या अलग से नोट्स में लिखा? चलो एक काम करते हो, यहाँ लिखता हूँ। इसके बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया था। हाँ, ये सब डिस्कशन कर लिया था।
शेयर कैपिटल कैसे कैसे क्या कैटेगरी होती है, और फर्स्ट क्वेश्चन तो स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके कॉपी पे हेडिंग जाएगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, ध्यान से देखना बेटा। कितने होंगे? दो। पहला, नहीं हम तो उल्टा नहीं लिखेंगे, तो पहले इक्विटी ही लिखेंगे, प्रेफरेंस को पहले नहीं लिखेंगे। और सेकेंड वन प्रेफरेंस, ठीक है बेटा। इक्विटी शेयर के बारे में क्या बोल लिखना आपको, बस सिंपल एक लाइन लिख देना, क्या, अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में लिखना क्या, होल्डर गेट्स, होल्डर गेट्स टू प्रेफरेंशियल राइट्स, होल्डर गेट्स टू प्रेफरेंशियल राइट्स। इसमें देखना क्या है, कौन कौन से प्रेफरेंशियल राइट है। सर पहला प्रेफरेंशियल राइट है, ध्यान से देखना, प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर, ये भी याद रखना किसके ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये याद रखना ओवर इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। यानी अगर कभी भी डिविडेंड बटेगा तो पहले किसको बटेगा, प्रेफरेंस को। अब ये भी एक फीचर समझो, डिबेंचर जैसा है, लोन जैसा है, क्योंकि शेयर होल्डर यानी ओनर को मिलने से पहले सभी बाहरी लोगों को बांट दिया जाता है, जो भी उनकी लायबिलिटीज होती है वही चुकाई जाती है, यही पढ़ा हमने। पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, पहले डिविडेंड दिया जाएगा, इंटरेस्ट। यानी पहले पेमेंट किसको मिलता है, जो आउटसाइडर होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जस्ट लाइक आउटसाइडर डील करा जाता है, ठीक है ना। तो यहां भी एक फीचर मिल जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर, एंड द अदर थिंग इज क्या, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन repayment of capital, repayment of capital, कब बेटा, at the time of winding up, at the time of winding up, जब कंपनी मरेगी उस टाइम रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा। और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का सोर्स क्या है बच्चा, हाँ, कंपनी के एसेट्स वगैरह को बेचकर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाएगा। और वो सबसे पहले किसको किया जाएगा, तो देखो एक ऑर्डर हो जाता है, सबसे पहले हम किसका पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर का, उसके बाद इनसाइडर की तरफ आता है। और इनसाइडर में हमें दो कैटेगरी मिल रही, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो पहले किसका, प्रेफरेंस का, फिर किसका, इक्विटी का। सिंपल फंडा है सर, बस इतना याद रखना, नहीं 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 नहीं, आगे भी रखना कुछ बात है याद, प्रेफरेंस शेयर की रिगार्डिंग क्या, नेक्स्ट याद रखना है फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, या चलो डिविडेंड ही लिख लो, ठीक है, तो बस खुश रहो यार, उसमें क्या टेंशन। मैं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लिखने जा रहा था, लेकिन बच्चे ने बोल दिया फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, तो एक ही बात है, अपने लिए तो कोई नुकसान नहीं है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का जो रेट होता है वो क्या होता है, and obviously that is included in their name, like 10% preference share, 8% preference share, what is that percent, that is the rate of dividend, exactly, clear होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद नो वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता, जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट नहीं मिलता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक्सेप्शन भी है इसका, एक्सेप्शन क्या है, एनीवन, कंपनी लॉ भी थोड़ा पढ़ लिया होगा। प्रेफरेंस शेयर शेयर का एक्सेप्शन बताओ। मैं टाइप तो नहीं पूछ रहा, एक्सेप्शन पूछ रहा हूँ वोटिंग राइट के रिगार्डिंग। मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन में इसको वोटिंग राइट मिल जाता है, अब मिलेगा वोटिंग राइट। बहुत अच्छे, अगर 2 साल तक उसको डिविडेंड नहीं दिया ना, तो उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा। ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है सर, हमें जानने की जरूरत नहीं अकाउंट के लिए, बट ऐसे ही पूछ लिया मैंने, देखो तुम लोग कंपनी लॉ भी तो पढ़ोगे, पढ़ते भी हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट, आप यही लिखना है अपने लिए, केवल इतना काफी है कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, ठीक है, यहां तक बोलो। इनमें भी बेटा टाइप्स आएंगे,
जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इनके भी अपने टाइप्स होंगे। इनके टाइप्स क्या है? पहला क्यूमुलेटिव। अब आपको इसके लिए केवल नाम याद रखना, बाकी तो आप मॉड्यूल में पढ़ लेना, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना, वो क्यूमुलेटिव ही है वो, ठीक है ना। एक बात बताओ, इनको रिटर्न में क्या मिलता है और डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, हाँ है ना। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुड। शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है ना। एक बात बताओ, कब दिया जाएगा डिविडेंड? से प्रॉफिट होगा तब, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। तो देखो ध्यान से, अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर का है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैसा है? क्यूमुलेटिव नेचर का है, और कभी ऐसा हुआ कि प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी कारण से उसको डिविडेंड नहीं दे पाए, क्लियर है। तो अब जब आगे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होगा, तो सारा डिविडेंड इकट्ठा होता जाएगा, क्यूमुलेट होता जाएगा। जब प्रॉफिट होगा तो करेंट ईयर और प्रीवियस जितने भी डिविडेंड बाकी, वो सारा पेमेंट होगा उसको। उसके बाद कहीं जाके किसका नंबर आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। मेरी बात समझ में ही नहीं आई? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या मिलता है बेटा, कि जो प्रॉफिट ना होने की वजह से अगर डिविडेंड नहीं दिया है, तो फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तो उस साल का और पिछला पूरा डिविडेंड मिला के पहले उसको दिया जाएगा। डिविडेंड क्या हो रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है ना, पक्का। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, क्या? नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? अरे ऐसा कोई राइट नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूल जाओ। यानी मान लो किसी ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं दे पाए, प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं दे पाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में उस डिविडेंड को आप भूल जाओ। आगे जब प्रॉफिट होगा तो केवल एक साल का, उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछला कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी उधार नहीं चलता, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं चलता। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये दोनों क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग। कभी क्वेश्चन पूछ दिया ना कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए समझा रहा हूं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ये क्या होते हैं? आपने अभी अभी पढ़ा, इनको डिविडेंड कितना दिया जाता है? ज्यादा कम? फिक्स्ड। ज्यादा कम नहीं, फिक्स्ड। वो तो मैंने ऐसे ही बस बोल दिया, तो ज्यादा कम। मतलब तुम लोग को हर बात का जवाब देना ऑप्शन में से नहीं, जरूरी नहीं, ऑप्शन से बाहर भी जवाब मिलता है। क्या बोला मैंने? कितना डिविडेंड दिया जाएगा? फिक्स्ड दिया जाएगा, फिक्स्ड डिविडेंड दे दिया। इसके बाद किसको डिविडेंड मिलना चाहिए? इक्विटी को मिलेगा। अच्छा, कभी भी कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट और वो एक्स्ट्रा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो जनरली किसको मिलना चाहिए? ना ना, जनरली इक्विटी को मिलना चाहिए। कैसे कैसे जवाब दे देते? अगर एक्स्ट्रा डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या है? फिक्स है, मिल गया, अपने घर बैठे। तो अब डिविडेंड अगर एक्स्ट्रा भी देना है तो किसको देंगे? इक्विटी को देंगे। बट इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देन दे हैव राइट टू रिसीव एडिशनल डिविडेंड। बस पार्टिसिपेटिंग होगा तो, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस समय भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, यानी उसमें भी आपको डिविडेंड पाने का राइट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। मतलब आप ऐसे याद रख लो, दे हैव राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा डिविडेंड इन केस कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल डिविडेंड। क्लियर है? तो ऐसा कुछ इनके पास आएगा। अच्छा, ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या होगा? नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी इनको कोई ऐसा राइट नहीं मिलेगा, जो मिल गया फिक्स उतना लेके अपने घर पे आराम करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद कैटेगराइजेशन करता हूं। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? दे हैव राइट दैट दे कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू इक्विटी शेयर, तो कन्वर्टिबल होंगे। अभी नहीं, फ्यूचर में, आफ्टर सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन। लेकिन दूसरा क्या होगा? नॉन कन्वर्टेबल होगा, इनको ऐसा कोई राइट नहीं मिलता। तुम पैदा प्रेफरेंस शेयर हुए थे, मरोगे प्रेफरेंस शेयर की तरह, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर बनने का। ठीक है, ऐसा लिख के नहीं आएंगे, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे डायलॉग बाजी करके आएंगे एग्जाम में तो नंबर भी क्या विलेन जैसा मिलेगा। ठीक है। नाउ, नाउ द लास्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, दैट इज रेडीमेबल,
रेडीमेबल, और रेडीमेबल के साथ दूसरा क्या आएगा? नॉन रेडीमेबल बोल लो, या एक शब्द और यूज होता है, इररेडीमेबल यूज होता है, इररेडीमेबल प्रेफरेंशियल। बेटा पता है, पहले तो नहीं था, लेकिन रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके सिलेबस में आ चुका है। रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक नया चैप्टर जो सीए इंटर से सीए फाउंडेशन में आपके सिलेबस में आ चुका है। तो ये हम पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट शुरू कर दिया ना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐड ऑन करी गई हैं, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, ये कवर हो जाए। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? जिसका रिडेम्पशन कंपनी एक फिक्स टाइम के अंदर कर दे। इररेडीमेबल क्या होता है? जिसका पेमेंट मरते वक्त करेगी। अच्छा, आई गो इन डिटेल जब मैं प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पढ़ाऊंगा, तो आज इसको यही पे छोड़। रेडीमेबल मतलब एक टाइम के अंदर पेमेंट कर देगी, वो 20 साल है, ठीक है, पता है, वो सब लिखवाऊंगा, बताऊंगा। इररेडीमेबल क्या है? वाइंडिंग अप के टाइम पेमेंट होगा, बस इतना याद रखो। क्लियर है? ये है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो आपके मॉड्यूल में आराम से मिल जाएगा। इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लिख रखा केवल पढ़ने के लिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैटेगरी क्या मानोगे प्रेफरेंस शेयर की? नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, और ये रेडीमेबल। तो बोला कंपलसरी है, 20 साल के अंदर मैक्सिमम आपको रेडीम कर देना। भाई अभी जितने लोगों को लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूं, क्या लिखा है? वो क्या होते हैं? बस इतना ही था सर, बाकी पढ़ लेना। और अभी हम ये काम शुरू कर चुके थे, ये वाला टॉपिक हमने कवर कर दिया, यस नो? ये वाला शुरू हो चुका है हमारा फॉर कैश वाला। फॉर कैश में देखो ध्यान से, हमने क्या करा? हमने दो तीन बातें कर ली। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूं थोड़ा सा जनरल पॉइंट्स पे, ठीक है सर? अपना अगर मॉड्यूल है तो ठीक, नहीं है तो नोटबुक पे आप लिखते जाओगे। देखिए आपने पढ़ा सर, अच्छा लमसम वाला पढ़ लिया ना, उसको खत्म भी कर लिया, वो उतना ही था। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जो मेन टॉपिक है, क्या टॉपिक है हमारा? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। इसमें सबसे पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है सर? तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैं एक रूल लिखाने जा रहा हूं एप्लीकेशन मनी के बारे में। एप्लीकेशन मनी नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन था वो 90% इश्यूड कैपिटल का। कहां कहां पहुंच जा रहे हो यार? ध्यान से देखना। एज पर एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट क्या, 2013। सुनो ध्यान से, यहां पे याद रखना है मिनिमम। देखो मिनिमम अमाउंट का रूल है क्या? 5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा एज पर, इसको तो जानते ही होगे, फुल फॉर्म बताना जल्दी से सभी। जिनको नहीं आता बेस्ट ऑफ लक, याद कर लेना। सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम 25% ऑफ। अरे नहीं रे बाबा, कुछ भी बोलते हो तुम लोग, अपना तुक्का मारना नहीं छोड़ते। तुम लोग तुक्का मारते हो, ऐसे ही तुम्हें मुक्का मार देता है, क्या करा जाए? कुछ भी गेस वर्क करते हो, कहाँ से इतने तेज बोलते हो तुम लोग यार, कैसे काम चलेगा? इतना रटना चाहिए था, नोट्स में तुम्हारे पढ़ा होगा पहले से ही। ध्यान से देखो, जब आप बात करोगे कंपनीज एक्ट 2013 की, तो मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन का कितना होना चाहिए? फेस वैल्यू का 5%, उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बात करो किसकी? सेबी गाइडलाइंस की, तो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से कितना होना चाहिए? इश्यू प्राइस का 25%। केवल रेट मत याद किया करो, 100 बार बोल रहा हूँ, रेट के आगे जो बेस है वो याद कर लिया करो, जरूर याद किया करो, क्योंकि बाद में फिर वही बोलोगे जो भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। होता है ना कि हमें रेट तो याद रहता है, लेकिन उसके आगे किस पे रेट लगाना वो भूल जाता है, वो नहीं होना चाहिए, तो याद रखना। अच्छा एक बात बताओ सर, कंफ्यूजन नहीं है ये? हम कौन सा फॉलो करें? दोनों। भाई दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी,
एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए सेबी का कोई गाइडलाइन जनरली अप्लाई नहीं होता, मतलब कुछ एक्सेप्शनल होता, बस वही होगा। तो वो कहाँ जाएगी अनलिस्टेड कंपनी? कंपनीज एक्ट के साथ चले जाएगी। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है अगर उसको दोनों ही फॉलो करना है। देखो अनलिस्टेड कंपनी को क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट। लिस्टेड कंपनी को दोनों फॉलो करना है। तो अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिक है, हाँ या ना? क्योंकि इश्यू प्राइस क्या होगा, या तो पार होगा या तो प्रीमियम, या तो फेस वैल्यू या तो उसके ऊपर होगा। और 5% से ज्यादा होता है, 25% शायद, है ना? तो 25% ज्यादा है, ऑब्वियसली इश्यू प्राइस कभी भी 5 से नीचे तो आएगा नहीं फेस वैल्यू से, और 25% का जो रिटर्न आएगा वो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही जाएगा, इस अमाउंट से ज्यादा होगा, तो मिनिमम को तो क्रॉस कर ही रहे ना आप। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी हो गया और सेबी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर लिया लिस्टेड कंपनी ने। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी केवल यहीं पे जाएगी, याद रखना, ठीक है? यहाँ पे याद रहेगा, अनलिस्टेड कंपनी सेबी के लिए है, अनलिस्टेड कंपनी अदरवाइज सॉरी लिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड कंपनी सेबी के हिसाब से जाएगी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए यहाँ पे केवल कंपनीज एक्ट का प्रोविजन होता है, वो वहां पे काम कर। क्लियर है यहाँ तक? श्योर? ये आपके मॉड्यूल में भी लिखा है, मैंने कोई अलग से नहीं दिया। देखो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू, सेक्शन 39। सेक्शन इसलिए स्किप करा दे, मतलब नहीं होता, रेलिवेंट नहीं होता हर चीज को जानना, ठीक है ना? 470 सेक्शन है, बहुत से सेक्शन मुझे याद भी है जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा, उससे कहीं ज्यादा याद है, बट मुझे लगता है उसके ऊपर फोकस करने का कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं बनता। तो सेबी वाला नहीं लिख रहा है, देखो दिखा देता हूँ। After closing date, the issue lost. The company decides about allotment of consultation with the SEBI according to, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है, शायद नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा तो क्या हुआ, कहीं तो लिखना था। ये देखो, ठीक है, सेबी के हिसाब से। और बाकी यहाँ देखो, यहाँ लिखा है साफ साफ। क्लियर है? बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बताया था बेटा? कितना होना चाहिए? 90% ऑफ वॉट? इश्यूड कैपिटल का 90% आपको कम से कम सब्सक्रिप्शन के लिए आ जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से। यस नो? नहीं आया तो कैंसिल करना पड़ेगा इश्यू को, और पैसे वापस करने पड़ेंगे कितने दिन के अंदर? 15 डेज। ये भी आपका यहाँ लिखा है, ये वाला फॉलो करना। इस वाले केस में प्रैक्टिकली जीरो है, ये कोई मतलब ही नहीं, ये अप्लाई ही नहीं होता। क्या लिखा है? अंडर रिटन इश्यू। अब आप समझो, अंडर राइटर को अगर हम लाएंगे और उसके बाद में हम ये रिस्क लेकर चल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत एक्सेप्शनल है, मतलब ये आपको प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज इन जनरल अंडर राइटर के साथ हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट में जाते हैं, और इस एग्रीमेंट के साथ जाते हैं कि अगर अंडर राइटर शेयर इश्यू नहीं करा पाएगा तो खुद शेयर लेने पड़ेंगे उसको। भाई मैं तुम्हें एजेंट बना रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ इस बात के लिए कि तुम मेरे शेयर इश्यू करवा दो मार्केट में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाए या उसके ऊपर चला जाए। अगर नहीं करा पाओगे तब क्या करोगे? तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए ना, इसी बात के लिए तो तुम्हें हायर कर रहा हूँ। अगर नुकसान झेलना तो मैं अकेले नहीं कर लेता। बोलो, समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखना। तो इसका प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, इस लाइन को इग्नोर करके जा सकते हो। आपको जनरली क्या याद करके चलना है? 15 दिन। ठीक है यहाँ तक? बोलो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है बच्चे? अब जर्नल एंट्रीज पे हम एंट्रीज याद करने वाला काम नहीं करते, याद सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के साथ चलते, ठीक है ना? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में 3 कैटेगरी आपको लिखेगा यहाँ पे। वैसे तो मैं बता दूं, आपको याद केवल 2 ही रखना। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जितना बोला था उतना आ गया। फिर दूसरा होता है क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? इश्यू से कम आया सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन क्या है? कम है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन बोलोगे तो ज्यादा आया है। तो यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन दिया, इसका मतलब कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है। अब देखो, चलो एंट्री पे ध्यान देते हैं। क्या लिखे? A company invited application for 10,000 equity shares of payable on application कितना? Allotment, first and final call, application money received for, ठीक है, और बाकी all the applicants are allotted the number of shares they have applied for and installment money was duly received by the company. Show journal entry। सर कितने स्टेप पे? 3 में है। सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन के साथ जाएगी, पैसा आएगा जाएगा?
तो एप्लीकेशन के साथ याद रखना, बस थोड़ी सी चीजें और समझानी है सर। ये बहुत आसान है, मेरे को तो 11th क्लास में आता था, 12th क्लास में आता था, टेंशन मत लो। अभी देखो क्या नहीं आता था वो भी बताता हूँ। खाली एंट्री से काम नहीं चलता ना बच्चा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना तुम बताओगे? हाँ तो ऐसे बोल दो भाई मेरे। ठीक है, और कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा पैसा मिला है तो ये कैपिटल में भी पूरा पैसा जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ इसमें कंसेप्ट समझाना है, इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, बस ध्यान से आप भी समझे। जिनको नहीं पता है एंट्रीज के बारे में वो ध्यान से देखना, जिनको पता है वो भी फोकस करो। सेकेंड वन क्या होगा? क्या लिखना था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे क्या रेट था बेटा? तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट भी पूरा रिसीव हो गया है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना है बेटा? पूरे 2 लाख। इसके बाद क्या था? कॉल्स में फाइनल कॉल ये आएगी, तो क्या करेंगे? इसको भी ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में क्या होगा सर? अमाउंट बताओगे इसका? 1.5 लाख रुपए ही आएंगे। और फिर अगली एंट्री क्या होगी बता दो मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 1.5 लाख रुपए मिल गए। अब इसमें थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट लग रहा होगा, कुछ मैंने लिखते लिखते बीच में कारनामा किया था, है ना? क्या किया था? हाँ, ये बीच में थोड़ा सा ये योगी जी याद आ गए थे मुझे, है ना? हाँ, ये अरे रे, मैं क्या, हाँ बेटे, फोकस कहाँ करा रहा हूँ, तुम्हारा फोकस कहाँ, वो सब तुम्हें आता है। मैं कह रहा यार, ये दोनों में मैंने योगी जी को याद किया। सर योगी जी से क्या याद रखना है? हाँ, अरे भगवान नहीं याद रखना है ना? जो डेट देंगे डेट पे काम करेंगे, नहीं डेट से पंगा है यहाँ पे, है ना? यहाँ डेट, इन दोनों ट्रांजेक्शन का डेट क्या होता है? सेम होता है, याद रखना। यानी कि ये पहले हो जाता है हमारे पास, और वो एंट्री करके हम वेट करते हैं कि अलॉटमेंट कब करना है। जिस दिन हमने डिसाइड कर दिया अब इस बंदे का अलॉटमेंट कर देना है, उसी दिन ये एंट्री करेंगे कि कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और अलॉटमेंट के लिए हम उसको एक मैसेज भेज देंगे कि भाई तुम्हें शेयर अलॉट हो गया, अगला इंस्टॉलमेंट इतना है, तुम इसको पेमेंट करके चले जाओ। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन का डेट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ये याद रख लेना। ठीक है ना? इसका भी बेनिफिट होता है बेटा, ये भी याद रखना जरूरी है। इसमें डेट दिया नहीं था इसलिए मैंने कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करी कि ये दोनों जो डेट होंगे सेम होंगे, बाकी सबका डेट अलग होगा लेकिन इन दोनों ट्रांजेक्शन का डेट सेम होता है, सेम डेट पे ये ट्रांजेक्शन। क्लियर है? पक्का? ओके, आगे बढ़े। आता तो सब कुछ था सर, हमें एंट्री याद थी, पूरी याद थी, बट आगे की बातें भी जाननी थी। चलिए सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे क्या आ गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में नोट्स लिख देता हूं अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। अंडर सब्सक्रिप्शन सर सिंपली याद रख लेना, इधर लिख दिया मैंने इश्यूड शेयर्स, इधर लिख दिया मैंने सब्सक्राइब्ड शेयर्स।
अब मुझे बताओ, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन कम है, ये सिंबल सही है? बोलो, ये सही है ना सिंबल? अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन क्या है, कम है। तो ऐसे में याद रखना, एंट्री एंट्रीज आर टू बी पास्ड विद सब्सक्राइब्ड, यस नो, सब्सक्राइब्ड शेयर्स, यस नो, जवाब दो। सब्सक्राइब शेयर से एंट्री पास होगी, इश्यूड तुम कितना के उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा जितने से आया काम उतने से ही करेंगे ना, ध्यान से देखना। तो सब्सक्राइब शेयर से एंट्री पास करेंगे, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है? आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए। इस दिन शेयर इश्यू किया है, देखो डेट इसमें आ गया है, देखो ध्यान से, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अभी बताता हूँ डेट का, देखो यहाँ पे कैसे गेम, कितने शेयर इश्यू किए हैं एंड व्हाट वाज द रेट, 100, जिसमें 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल एंड 25 फाइनल कॉल, ठीक है। ऑन 20th May 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, यानी सब्सक्रिप्शन कितने से रिसीव हुआ, 40,000 शेयर, है ना? कितने शेयर से रिसीव हुआ बेटा, 40,000 शेयर से रिसीव हुआ, याद रखना। अब आगे क्या कहानी हो गई सर, 40,000 शेयर से रिसीव हुआ तो होने दो, हुआ ना प्रॉब्लम। आप देखो, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, ध्यान से देखना, अलॉटमेंट कौन सा जून को किया है, यानी हमारे पास एप्लीकेशन आने की डेट क्या दे रखी है, यहां तो नहीं लिखा था कोई डेट, तो एप्लीकेशन आने की डेट क्या दे रखी है, 20th में पहली एंट्री की डेट आ गई, सेकेंड एंट्री की डेट बताओ, 1 जून क्यों? अभी पढ़ा था, जिस दिन अलॉटमेंट करेंगे उसी दिन हमने शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने का भी काम करना, तो उसकी दोनों की एंट्री सेम होगी, यानी सेकेंड और थर्ड एंट्री के लिए डेट क्या है, 1 जून। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन, तो देखो अलॉटमेंट रिसीव करने का 15 जुलाई दे दिया, ये यहां तक का तो काम हो गया। बाकी फर्स्ट कॉल रिसीव कब हुआ, किया कब था, क्लियर है? और उसके बाद आगे का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो मान कर चलना सेकेंड कॉल इस दिन किया था और ये इस दिन बुक्स क्लोज हो रहा, तो इसी दिन मान लेंगे, अजम्पशन ले लेंगे कि 31 को रिसीव हो गया, ठीक है। एंट्री कितने शेयर से करेंगे ये तो बताया ही नहीं, 40,000 से। सर पहले और इस क्वेश्चन में कोई अंतर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्या अंतर आएगा बताओ? अरे भाई तुम्हें वहां पे 10,000 शेयर से एंट्री करनी, यहाँ कितने से करनी थी, बस। एंट्री में कोई अंतर आएगा, हाँ 4 आ जाएंगे, अब ये कोई अंतर होता बताओ, कहता है 2 कॉल हो जाएंगे, तो ये कोई अंतर होता है? अगर यहाँ पे एक कॉल और बढ़ाना होता तो मैं क्या करता यार, यही सेम एंट्री में इसको बोल देता फर्स्ट कॉल, इसके बस सेम एंट्री छाप के वहां पे सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देता, बात खत्म था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको काम घर से करने को दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करना है। अच्छा क्वेश्चन इजी लगेगा तो छोड़ देंगे, नहीं ऐसा काम गलती से भी मत करना, इजी चीजें भी करनी है, ठीक है ना? अगर आपको आता है, इजी लग रहा है, तो भी आपको काम करना है, बहुत से काम अभी करने हैं। एग्जाम में आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है, इसलिए काम को करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। Now we are going to talk about what? Over subscription. बेटा देखो मेरे पास बहुत बहुत अलग अलग प्लेसेस है बैठाने के लिए, समझ तो तुम गए ही होगे, है ना? एक दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अच्छा लगेगा इस पे बैठे हो तो, नॉन स्टॉप यार, क्या अब बोलने के बाद कहते ये बोल रहा है, मतलब आवाज किसी की नहीं आ रही तेरे अलावा, बोल रहे हैं। तू खाता क्या है बेटा, बताना जरा, पेट्रोल पीता है क्या? हाँ, हाँ मुझे लग रहा है वहां केरोसिन पी के आता हूँ, पेट्रोल तो महंगा पड़ता है, घर वाले दिलाते नहीं होंगे। अच्छा अभी बोल दिया ना, इतना कुछ बोल दिया ना,
10 मिनट बाद फिर से देखना 10 मिनट बाद देखना। वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है बचपन में ना सर पे चोट लगी थी। पक्का खाली कसम तो चुप रहेगा। चल ठीक है भाई, तुझे तेरे जैसा ही बंदा मिलेगा, घबरा नहीं। मैंने बोला था ना, याद कर, तेरी शादी राखी सावंत से होगी। ये मुझे लग रहा है ऐसा ही कोई मिलेगा तेरे। हाँ, वो राखी सावंत तुझे लग रहा है? अच्छा, इससे कही थी, तेरे लिए ही कही थी ना, उसको बचा रहा था, वरना तो उसे भी नहीं छोड़ता। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चे? ज्यादा आ गया, यानी अगर मैं वैसा ही कुछ इक्वेशन, मतलब जो भी लिख रहा था इक्वेशन जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, यहां लिखूंगा इश्यूड शेयर्स, बेटा ध्यान देना, इधर लिखूंगा सब्सक्राइब शेयर्स, अब इधर ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना, मतलब सब्सक्रिप्शन ज्यादा है। क्लियर है? कैन यू टेल मी जर्नल एंट्री कौन से शेयर से होगा? क्यों नहीं हो सकता भाई? भाई क्यों नहीं आ सकता? एक बात बताओ तो, एक बात बताओ, चलो एक मिनट मैंने ना तुम्हारे ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया कि भाई मुझे ना 500 रुपए की जरूरत है, लेकिन एक बंदा 100 रुपए से ज्यादा नहीं भेजेगा। तुम्हें कैसे पता बाकियों ने भेज दिया होगा, मैं नहीं भेजूंगा? ऐसे ज्यादा पैसा आ गया तो नहीं आ सकता? यही तो होता है कंपनी के साथ। और जो कंपनी, जो अरे जो कंपनी फेमस है ना, जो कंपनी वो जब भी शेयर इश्यू करती है ना, ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। ओवर सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर लेती है, बाद में क्या करते हैं उसको वापस करते पैसे। ठीक है ना, तो होता है, पहले उस लेवल पे तो आए। तुम सोचो अगर किसी को पैसे देने से हमारा रिटर्न बढ़ेगा, ऐसा बंदा पैसा मांग रहा है, कौन नहीं देना चाहेगा? अगर वो रिलायबल है तो कौन नहीं देना चाहेगा? देगा पैसा। और किसको पता कितना कौन कौन दे दिया पैसा, वो तो बाद में काउंट होता तो पता चलता है ज्यादा आ गया, तो ज्यादा वालों को क्या करते हैं हम, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है ना? हालांकि इसमें आगे एडजस्टमेंट प्रोरेटा भी पढ़ोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये होता है बेटा जनरली। एंट्रीज आर टू बी पास्ड, सुनिए ध्यान से, विद कौन सा शेयर? इश्यूड शेयर्स, बट द एंट्री फॉर एप्लीकेशन, sorry, application will be passed with subscribed shares। ठीक है ना? इसमें दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो रिटर्न का रिफंड का चला जाता है, या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। एंड उसमें क्या होता है प्रोराटा अलॉटमेंट में, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में, एंड एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट एंड नो रिफंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया, और वो उस केस में हम क्या करेंगे, पैसा वापस नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट कर दे रहे अलॉटमेंट में। क्या सर प्रोराटा के बाद भी रिफंड करना पड़ेगा? आपको बस इतना याद रखना है कि जितने का शेयर है उससे ज्यादा पैसा अगर आया है तो वो पैसा क्या करना है, वापस कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे सोच कर देखो, अगर लमसम वाला केस होता तो क्या आपको लगता है कोई अलॉटमेंट जैसा सीन बनेगा? लमसम में पूरा पैसा कब आएगा, एक साथ आ जाएगा। हाँ या ना? एक साथ पैसा आ गया, ज्यादा आ गया, तो अब क्या करेंगे, प्रोराटा करने के बाद भी वापस करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास जो शेयर होल्डर आए थे, उन्होंने अगर 10 शेयर मांगे थे, 100 शेयर मांगे थे, तो मैंने उनको 80 शेयर दिए थे। रेशियो यही रहेगा। तो जो 20 शेयर का उन्होंने पेमेंट किया था वो फाइनल पेमेंट कर चुके हैं ना, एक ही बार में पूरा पैसा आ चुका है ना। तो 20 शेयर का जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया था प्रोराटा करने के बावजूद, हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोराटा में रिफंड नहीं होता, कुछ बच्चे बोलते प्रोराटा में रिफंड नहीं होता, ऐसे कैसे? अभी करा के दे देता हूं, देखो एक्स लिमिटेड ने इश्यू किया 1000 शेयर, है ना, सब्सक्रिप्शन आ गया 1200 शेयर्स का। ध्यान से देखना,
ये शेयर का रेट था 100 रुपीज। ध्यान से सुनिए, 1200 रुपए के लिए एप्लीकेशन आ गया और पूरा पैसा एक ही साथ मिल रहा। अब मुझे बताओ इसको चाहिए था कितना? 1000 पे 100 कितना? 1 लाख रुपए। आया कितना है? मतलब कौन से एंगल से 12 लाख लग रहा था? ये 12, अच्छा 1200 लिख, ये 1200 शेयर था यार, सही तो बोल रहा हूँ। 1200 शेयर था ना, तो कहाँ से 12,000 थोड़ी था। किसको किसको 12 लाख लगने लगा था? तुम लोग का वो जो जीरो है का खेल है ना, ये कहीं गड़बड़ कर जाता है। कई बार एग्जाम में रिटर्न गिफ्ट में मिल जाता है। हम इधर जीरो जीरो करते, उधर उसने सुन ली। ठीक है ना, हो गया काम। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने क्या किया ना, किसी को मना नहीं किया, इस पूरे 1200 वालों को 1000 शेयर दिए, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल? अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके। ये जो 100,000 शेयर डिमांड हुई थी ना, इसके लिए देखो ध्यान से, दो बंदे आ गए। एक्स, थोड़ा एक्स तो कंपनी का नाम है, ए और बी। ए ने बोला मुझे 600 शेयर चाहिए, बी ने बोला मुझे भी 600 शेयर चाहिए। अब मैं शेयर्स को रिप्लेस कर देता हूं यूनिट से, और तुम्हें भेज देता हूं सामने वाले किराने की दुकान पे जहां से डेली का सामान आता है ना। ध्यान से सुनो, आप अपने रूटीन, जिस जो रूटीन कस्टमर हो, जहां से आप डेली यूज का सामान लाते हो, वहां पे जाके खड़े हो, और ये आप दोनों उसी दुकान से सामान लाते हो। ध्यान से सुनना, और आप जाके बोलते हो मुझे भी 600 यूनिट चाहिए, वो भी सामने वाला भी बोलता है 600 यूनिट चाहिए, लेकिन दुकानदार के पास केवल 1000 यूनिट। इमेजिन करके देखो, अगर ए को 600 यूनिट दे दिया और इसको 400 यूनिट दे देगा, तो किसको बुरा नहीं लगेगा? किसके सामने सामने मेरी वैल्यू कम करके उसको फिर उसको ज्यादा दे दिया। ऐसा हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। यस नो जवाब दो। अच्छा, अगर उल्टा कर दे तो दूसरे को बुरा लगेगा। तो दोनों ने क्या किया? तुमने वही तो बोला जो मैं बोल रहा हूँ, क्या 500-500 दे दिया। यही होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब तुम मुझे बताओ, पैसा तो इन्होंने 600 का दे दिया था ना, बाकी का क्या करेगा? रिफंड करेगा क्या? उसको रख लेगा? नहीं नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, इतना ही है, इसके आगे कुछ डील नहीं करनी, आज दुकान बंद कर रहा है वो। ठीक है, मतलब शेयर इश्यू खत्म हो रहा है। तो यही चीज है बेटा, ये प्रोराटा अलॉटमेंट हो गई, यही है प्रोपोर्शनेट। देखो 600 पे 500 दिया, दिया ना, यानी 1200 को 1000 दिया, लेकिन बाकी पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस। तो जितने लोगों के दिमाग में ये था प्रोराटा के साथ रिफंड नहीं होता, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। रिफंड केवल सिचुएशन बताता है, ठीक है ना, ऐसे जबरदस्ती का कंसेप्ट नहीं बनाना होता। ठीक है यहां तक? अभी क्वेश्चन पे आ जाए, आइए यहाँ पे। इस क्वेश्चन में साथ के साथ कॉल सिनेरियर भी आ गया, लेकिन वो अगला कंसेप्ट है, मैं अभी समझाऊंगा। अगला शायद कॉल सिनेरियर का ही है। वी आर विद फोर्थ क्वेश्चन ना, कोई टेंशन नहीं, सुनिए ध्यान से। पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50, ठीक है, which are payable as on application 20, allotment 10, first and final for 20. The company received applications for 60,000 शेयर, हो गया प्रोरेटा एक्सेस, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। Directors accepted the for 50 application for 50,000 and they rejected the rest। यानी यहाँ प्रोरेटा नहीं किया, सीधा 50 वालों को 50,000 दे दिया, बाकी 10,000 को कहता टाटा बाय बाय, है ना। शो जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड, ऑब्वियसली घर पे ले जाते क्या पैसा, रिफंड करना था ना, जब शेयर नहीं दिया तो रिफंड करना था। अगर ये लाइन नहीं होता तो तभी भी रिफंड कर देते। लेकिन लास्ट में कहता है जो अलॉटमेंट का पैसा मिला वो कितने शेयर पे मिला है? 45,000। तो लास्ट में थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं। पहले कितने लेवल पे जाना है, हम अलॉटमेंट के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि आगे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत जल्दी, तो आधे घंटे बचे। ओके ओके, कॉलेज वाले इशू होते हैं। कौन से कॉलेज में बेटा वैसे? ये इसी में सबसे सबसे बदमाश यहाँ के टीचर्स है। तो पूरा पढ़ा, अगर पढ़ाते भी नहीं है ना, पढ़ाते भी नहीं है ना, मैं बस बच्चे बताते, पढ़ाते भी नहीं है ना, तो भी जाने नहीं देना। आ गए ना बस गलती से कहीं बता दिए कि तुम कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर रहे हो, तो उनको लगेगा मेरे से आगे कैसे निकल रहा है फिर।
है ना, बता दिया। फिर देगा ना, मुझसे कुछ हुआ नहीं, जुगाड़ पे पैसे खिला खिला के तो टीचर बने बैठे। आइए सर, कहता है टीचर से ज्यादा स्टूडेंट अच्छे हैं। हाँ तो मुझे पता, तेरा भी एडमिशन उसी में हो रखा है ना। नहीं नहीं, ये भी तो उसी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिए बैठा है। कहता है बहुत अच्छे बच्चे। देखो उसको भी इंटरेस्ट आने लगा, भूल गया कि पुलिस वाले का लड़का है। घर में चालान कट जाएगा, ध्यान दे। आज कहते हैं सर मैंने तो कहावत भी नहीं मेरे ऊपर हो पाती। कहते हैं ना कहावत है, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। मैं तो कर ही नहीं सकता दोनों में से कुछ भी। मैं घर में हूँ, दुश्मनी के बारे में सोच नहीं सकता, दोस्ती तो मजबूरी में निभानी पड़ेगी। ध्यान दे बेटा इधर। अब चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं कम से कम। 50,000 शेयर इश्यू किए थे 50 वाले, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 60,000 पे है। अरे 60,000 पे एप्लीकेशन आया ना। क्वेश्चन देख लो भाई साहब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर से बेटा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई, सुनाई नहीं दिया यार, कितना आएगा? मुझे पता है तुम लोग यहाँ गड़बड़ करते हो बोलने में। 12 लाख, 12 लाख सही बोल रहे हो, लेकिन अभी कई बार होगा 1 20 भी बोलने वाले थे। अभी बोलोगे, अभी देखो, अभी करोगे तुम लोग कारनामे। नहीं बोले तो बहुत अच्छी बात है। सर अगला काम क्या करेंगे? हमने क्या करना है, ये शेयर पे कितने शेयर को अलॉट करना था हमें? केवल 50। आया 60,000, देंगे कितना? 50,000। तो बाकी का क्या रिफंड करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट में आ गया कितना? 12 लाख रुपए, जिसमें से हमें शेयर कैपिटल में कितना भेजना है? तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कितना? 10 लाख। रिफंड कितना करना बेटा? तो यहीं पे ऐड कर देंगे टू बैंक अकाउंट, 2 लाख से रिफंड हो गया। कुछ दिक्कत हो तो बता दे। क्या नहीं आता? पक्का? आगे, आगे क्या हुआ इसके बाद? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे या रिसीव? ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या प्रीमियम का सीन तो यहाँ भी बन नहीं रहा है, तो अभी हम इसमें बात भी नहीं करेंगे प्रीमियम के बारे में। तो बताइए जरा अमाउंट कितना आएगा? कितना? 10 रुपए था क्या? पक्का ना? अब बताओ क्या हुआ, पूरा पैसा मिला नहीं मिला? नहीं मिला सर, गड़बड़ तो यही हुई है। अलॉटमेंट पे जब हम कॉल करे थे 10 रुपए की रेट से, तो मिलना था कितना? 5 लाख रुपए, लेकिन मिला कितने शेयर्स पे है? अच्छा अभी मैंने कंसेप्ट नहीं बताया है कॉल सिनेरियर का, लेकिन अभी एंट्री बता देता हूँ जितने लोग को, क्योंकि देखो तुमने थोड़ा बहुत तो याद होगा, तो तुम्हें बता देता हूँ। कॉल सिनेरियर का कंसेप्ट बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ध्यान से देखिए, एंट्री में आ जाएगी जितना पैसा मिला वो कर लेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट। तो भाई 45,000 पे 10 रुपए की रेट से कितना? 4,50,000। गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पे आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुनिए ध्यान से सुनिए, ये एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। अगर आप इसको नहीं करना चाहते, होता है ना मन नहीं कर रहा है सर, तो आप दूसरे तरीके से जा सकते हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे फिर लिख देंगे हम 5 लाख, और जो 50,000 नहीं मिला है वो यहां चला जाएगा, और जो 4.5 लाख मिला वो तो मिला ही। दिस इज द केस हियर। भाई ये करना नहीं, दोनों में से कोई एक करना जरूरी है। क्वेश्चन तो करना जरूरी है ना, दोनों में से कोई एक करना। बीच में और लिखा है देख लो,
दोनों में से कोई एक करना है। सर कौन सा अच्छा होता है ना, है ना? वो अपने अपने टीचर्स के हिसाब से पढ़ दिया होगा 11 12 में, किसने बोल दिया होगा ये वाला अच्छा, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है भाई, दोनों अलाउड है। आप जिसमें कंफर्टेबल क्वेश्चन के हिसाब से फील करना वो लिख लेना, दोनों ही सही है, ठीक है ना? क्लियर? सर इसमें अंतर क्यों नहीं आ रहा? अंतर क्या, देखो लॉजिक समझो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखोगे 50,000 रुपए, यहाँ पे कितना है बेटा, और यहाँ कितना है, यानी कि हमने 50,000 का अमाउंट कौन से अकाउंट में रख दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के, देखो ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के किधर साइड, डेबिट साइड में कितना पड़ा हुआ है, तो देखो ना 5 लाख डेबिट था, 4.5 क्रेडिट, 50,000 किधर किधर को पड़ा है, डेबिट में, किसके, लेकिन अगर हम इस एंट्री के साथ जाए तो शेयर अलॉटमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया, वो 50,000 कहां पड़ा हुआ है, ऑल इन एरियर अकाउंट के डेबिट में पड़ा हुआ है 50,000, ठीक है ना? अगर मिलेगा, आप इसके साथ गए हो, अगर मिलेगा तो क्या करोगे, जब मिलेगा मान लो कल को कॉल इन एरियर रिसीव हो गया तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर आप ये किए हो तो, और अगर आपने ये कर रखा है तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर, बस इतना ही अंतर, और कुछ नहीं है यार। अगर आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन किया तो कल को जब भी रिसीव होगा तो आप ये लिखोगे, नहीं तो दूसरा तो है ही। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, याद रखो कि, चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, मतलब चौथा इलस्ट्रेशन। पांचवा इलस्ट्रेशन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अभी के अभी खत्म करूंगा, पहले एक बार नेक्स्ट कंसेप्ट पे ध्यान दे देता हूं, फिर उसके बाद, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया दिया है, और सवाल भी किया था कि शेयर डिस्काउंट पे इश्यू क्यों नहीं हो सकते, तो आपने क्या जवाब दिया था, क्योंकि लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53 कहता है कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हाँ, जो स्वेट इक्विटी शेयर से ये सब हो सकते, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में वो अभी नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रीमियम के बारे में बात करनी है, ठीक है? किसके बारे में बात करनी है, प्रीमियम। ध्यान से देखिए, अमाउंट in excess of face value is known as प्रीमियम। आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है, तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फेयर प्ले से डिसाइड होता है, जो कि हम मार्केट मैकेनिज्म से ही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही हम प्राइस को डिसाइड करते हैं, प्राइस जब बढ़ने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम है, ठीक है ना? डिस्काउंट पे क्यों नहीं जाते, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने रोक रखा, वरना शेयर डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता था। अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाए, जैसे पेटीएम, पेटीएम भाई साहब 1350 का शेयर चल रहा था कुछ टाइम पहले, 1350 का शेयर चल रहा था, सुनो तो, उसके बाद न्यूज आने वाले टाइम पे उसका शेयर अराउंड अराउंड 800 से 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बीच में जिस दिन न्यूज आई आरबीआई की, उसके अगले दिन वो शेयर चला गया 650 या 500 के आसपास, उसके बाद 350 से 400 के आसपास चल रहा था, आज का पता नहीं, ठीक है ना? कितने में है अभी, तो 300 से 400 के आसपास चल रहा है, सोचो 1350 का शेयर कहां पे आके बैठा हुआ है, 300 से 350 400 में आके बैठा हुआ है। तो ये होता है मार्केट में, अगर थोड़ा सा और ऐसे र्यूमर एक और फैल जाए तो शेयर कितने पे आ जाएगा, नहीं जीरो तो नहीं होगा ना, क्योंकि फेस वैल्यू कुछ तो होगी, मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू के, तो कहां तक जाएगा, 10 रुपए पे जाएगा, 10 रुपए से नीचे कभी नहीं जाएगा, अभी आपको मैंने पढ़ाया ये चीज कि कभी डिस्काउंट पे नहीं जाएगा, ठीक है ना? याद रहेगा ना? तो फेस वैल्यू पे आके उसको रुकना पड़ेगा, उसके नीचे खरीदने वाला ना तो खरीद सकता है, मतलब ना तो उसके नीचे शेयर इश्यू हो पाए, उसके नीचे जाना ही नहीं है ना? फिर शेयर जीरो पे, मतलब ऐसा तो फ्री में शेयर, सब्जी थोड़ी ना है कि भाई एक रास्ते वो ऑब्वियसली वहां डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, मार्केट से भगा देंगे ऐसी कंपनीज को। हाँ जी,
यदि हटा दिया तो जीरो ही हो गया। वहां तक उतने बुरे दिन देखने से पहले कंपनी खुद क्या करेगी, अलीगढ़ से ताला मंगवाएगी। एनीवन फ्रॉम अलीगढ़, ताला बड़ा फेमस है वहां से, तो अलीगढ़ से ताला मंगवाएगी वहां पे स्पेशली। ठीक है, चलिए इतने बुरे दिन मत दिखाओ यार, कितना सपोर्ट किया तुम्हारा पेटीएम ने। अरे तुम में से कितने लोग फोन में पेटीएम नहीं रखे हो बताओ, देख लो यही देख लो, कितने मुश्किल से 4-5 है ना। यानी सबके फोन में पेटीएम यूज हो रहा है। यूज कितने लोग फ्रीक्वेंटली करते रहे हो, अभी इधर नहीं बोलो, इसके पहले तक फ्रीक्वेंटली यूज कितने लोग करते हो? 1 2 3 4 5, मैं खुद यूज करता था, देखो क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा, कुछ केवल शो ऑफ के लिए रखे हैं कि हमारे पास है ना, लेकिन मैक्सिमम यूज करने वाले भी यूजर्स भी हैं। ठीक है ना, आप एक बार मार्केट में घूम के देखना, इनफैक्ट आपका आईसीआई का पेमेंट गेटवे है ना, वो भी पेटीएम के थ्रू ही होता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट है। तो पेटीएम आज के टाइम हमारे पास जो वो स्वाइपिंग मशीन रखी हुई पेटीएम की है, मैं कह रहा कहीं बंद ना हो जाए। अभी तो जल्दी लगवाई थी। तो जो भी है, सिंपल समझो, पेटीएम ना मतलब घर घर में घुसा पड़ा है यार। एक घर में अगर 10 फोन चल रहे हैं तो 10 में से 5-6 में तो पेटीएम जरूर होगा पक्का। पेटीएम को पूरी तरीके से खत्म करना मुश्किल है, तो उसको जीरो पे नहीं है, मतलब वो बंद नहीं होने, वापस बूम करेगा। ठीक है ना, वो वापस आएगा, है ना। आप खरीद सकते हो, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें, अगर किसी को लगता है कोई इन्वेस्टमेंट का शौकीन है, तो पेटीएम के शेयर्स अभी ले सकते हो, बहुत सस्ते हैं। बट लेने के बाद कम से कम 1 साल तक भूल जाओ, कुछ नहीं करना, रख के भूल जाओ, देखना भी नहीं उसकी तरफ, वरना बड़ा दर्द होगा अंदर से, क्योंकि और गिर सकता है बीच में। लेकिन वापस जब आएगा तो तुम्हें बहुत हैवी रिटर्न देकर जाएगा, लगा दो 2-4 लाख रुपए। हाँ भाई, लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट आर सब्जेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है ना, नहीं वो आपकी मर्जी आगे, ये मैंने बता दिया। बाद में कल को ये कहो सर आप ही ने सलाह दी थी, मैंने कोई सलाह नहीं दी थी। आइए सर प्रीमियम की बात करते, प्रीमियम कितना हो सकता है बेटा? पागल इंसान, फेस वैल्यू से कम प्रीमियम कहाँ हुआ? प्रीमियम कितना हो सकता है, कितने तक जा सकता है? वाह बेटे, मुझे पता था मैं अगर फालतू बात भी करूंगा ना तो जवाब जरूर तैयार होगा तुम लोगों के पास कहीं ना कहीं। अभी आज की क्लास में एग्जाम्पल दिया, 10 वाला शेयर 3-3 4-4 हजार में ट्रेड कर रहा है, ये 25% है। पिछले क्लास में मैंने खुद के अपने इन्वेस्टमेंट ओएनजीसी का एग्जाम्पल दिया था, कि ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था जब उसका 150 रुपए रेट था और 280 के आसपास हुआ था, तो मैंने बेच दिया था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो गया। लेकिन पता उसका जब मेरे को फेस वैल्यू पता चला तो मेरे को क्या लगा, मजाक से, 5 रुपए फेस वैल्यू थी उसकी, 150% डिविडेंड दिया था कंपनी ने, कितने रुपए हुए? 7.5 रुपए। अरे रिलायंस का भी वही हाल है सर, वो भी 10 रुपए है, ब्रिटानिया 1 रुपए। एक क्या 5 रुपए ऐसे, तो मतलब ऐसे ही है भाई, ये बहुत पुरानी कंपनी है, उस टाइम रजिस्टर्ड हुई, फेस वैल्यू उसी टाइम डिसाइडेड है। आज मार्केट में अच्छा नाम है, पैसा बना रहे हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये थोड़ी ना 25% प्रीमियम होगा यार। सर हमें ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं देता? अब हमें ऐसा क्वेश्चन देने की जरूरत है, तुम्हें लगता है वही सिखाने के लिए कि मतलब 10 रुपए वाला शेयर इश्यूड है एट द रेट ऑफ 5,000, कितना का प्रीमियम आया? नहीं निकल रहा पक्का ना? ऐसे क्या बता रहा है, ऐसे लग रहा मैंने प्रीमियम दिया है। चल, बहुत सही है यार तुम लोग का। देखो इधर, उससे ज्यादा आप ये याद रखना, यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, केवल 5 यूज है, सेक्शन 52 अप्लाई होता है, वही बताता है, केवल 5 यूज है गिनती के, कितने? अब सीक्वेंस में जरूरी नहीं है जो सेक्शन के सीक्वेंस में, क्योंकि हम नोट्स अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो मैं लिखता हूं पहला, बोनस इश्यू। सर बोनस इश्यू भी आपका चैप्टर ऐड हुआ है, पढ़ेंगे। ठीक है ना, दूसरा क्या है, ध्यान देना, मैं सेक्शन के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ कि ये सेक्शन के सब सेक्शन के हिसाब से चल रहा हूँ, नहीं, मैं नॉर्मल नोट्स के हिसाब से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। दूसरा क्या है,
बायबैक ऑफ शेयर्स, खुद के शेयर्स खरीदने में। अब ये बायबैक भी आपका चैप्टर लेकिन इंटर में मिलेगा, इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। देन टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी, चलो बोलने भले नहीं आएगा, लिखने आना चाहिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देन टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन redemption, to write off loss on issue, etc. ठीक है। सर ये कहां से लेके आए, देखो ये लिखा ना, ये सारे सेक्शंस यहाँ लिखे, देखो इसी के हिसाब से देखो। पहला क्या लिखा, बोनस, दूसरा क्या लिखा, अब ये सेक्शन के हिसाब से है, ये सब सेक्शन है भाई, प्रीमियम, हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फिर एक्सपेंसेस लॉसेस जो भी कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड लॉस ऑन इश्यू, ये सब राइट ऑफ करने के लिए हो गया, ठीक है ना, ये लास्ट वाले में मैंने लिखा है। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और लास्ट में परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटी, जिसी को बोलते हैं बायबैक, दिस इज नोन एज बायबैक, ठीक है यहां तक। अब ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नोट है कि अगर अगर कंपनी एज पर सेक्शन 133 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड है और इंड एज प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या कहाँ नहीं यूज हो सकता, कह रहा बी और डी को हटा दो, उनके वाले पे नहीं होगा, तो बी और डी हट जाएंगे तो बचेगा क्या, बी में यार प्रीलिमिनरी नहीं आएगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं आएगा, बाकी नॉर्मल है। तो ये आपको एक्सेप्शनली याद करना रहेगा ताकि आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप तैयार हो। कब, अगर कंपनी क्या करती है, कंप्लाई करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर ये अलग अलग होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इंटर में मिलेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। इंड एस और एएस दोनों अगर फॉलो करती है, उसको कंप्लाई करती है एज पर सेक्शन 133 जो प्रेस्क्राइब किए गए, तो ऐसे में उस कंपनी को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को रेट ऑफ करने के लिए और रिडेम्पशन प्रीमियम और रिडेम्पशन रेट ऑफ करने के लिए अलाउड नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करना, बाकी तीन पर्पस फिर भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है पक्का। अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है सर, बस एक चीज है, क्या आ गया यहाँ पे, प्रीमियम आ गया, और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब इसकी एंट्री भी नहीं करनी है, तो अलॉटमेंट तक जाना है। अब देखो क्या लिखा है, ऑन 1st of October 2022 Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 equity shares of 100 each, आगे, to be issued at the rate of 25% प्रीमियम, यानी कि 125 रुपए पे आ जाएगा। एप्लीकेशन कितना है, 25 रुपए, अलॉटमेंट कितना है, 75 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, कोई दिक्कत, यानी अलॉटमेंट पे अगर रेट लगाया जाए तो क्या होगा, 50 + 25, यस नो, 50 रुपए फेस वैल्यू का और 25 रुपए प्रीमियम का, क्लियर है, और बाकी का कोई मतलब नहीं बनता अभी। The shares were allotted to the by the company on 20th October and the allotment money was duly received, कोई गड़बड़ नहीं है, सिंपल है। अब एप्लीकेशन के साथ कोई पंगा नहीं होगा, एप्लीकेशन की एंट्री सिंपल होगी, क्या एंट्री होगी आप मुझे बताएंगे सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आराम से आ जाना था। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, और ड्यू करेंगे तो प्रीमियम के साथ ड्यू करेंगे और उसकी एंट्री बन जाएगी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा ध्यान से देखो, अमाउंट अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 की रेट से, ये आ जाएगा 25 की रेट से, और ये आ जाएगा 75 की, आगे पैसा रिसीव कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपली हो जाना था, इसको भी आपको घर से, ठीक है, डन है।
नहीं आएगा आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, बट एक बार ट्राई तो करो। अब आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट जिसमें 7th होगा वो, ये क्वेश्चन अभी आएंगे, करेंगे इस पे बात। और क्या था इसके बाद, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। So I'll go with this particular concept first, then after बाकी questions. Okay, this is the last concept इस topic का। इसके बाद सीधा आ जाएगा हमारा for feature as I guess। कैरियर एडवांस का एक क्वेश्चन है, for feature शुरू, ठीक है। So I'll go with this। थोड़ा आराम से ले चल रहा हूँ क्योंकि अभी फ्लक्चुएशंस आपके लगी हुई हैं। बच्चे कुछ आज ज्यादा छुट्टी पे भी लग रहा है मुझे, कुछ बच्चे हैं जो आज नहीं आए। जो भी है ध्यान से देखिए। पहले बात करेंगे किसकी, कॉल्स इन। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स क्या ये एप्लीकेशन के साथ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो इसके बारे में याद रखना, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय क्या, ठीक है, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर कैन नेवर बी विद एप्लीकेशन। ये याद रख, एप्लीकेशन के साथ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली। अब नहीं, ड्यू नहीं होते, फिर ट्रांसफर टू कैपिटल होते हैं, है ना। बोला नहीं, ऐसे तुम लोगों ने रट्टा मारा, ड्यू होता है। रिसीव होने के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन पहले पैसा मिल चुका है। यानी आगे हम शेयर्स के बारे में सोचेंगे एकदम जब हम पैसा रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन के साथ कभी कॉल सिनेरियर हो ही नहीं सकता, कैन नेवर बी विद एप्लीकेशन, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर and its rate will be decided by articles of association। याद रखना, इंटरेस्ट लगाना है नहीं लगाना है कॉल सिनेरियर के ऊपर, या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये कहां से पता चलेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Articles of association is meant for the internal management of the company and it will tell you कि कॉल सिनेरियर पे इंटरेस्ट लगना है या नहीं लगना, मतलब प्रोविजन है या नहीं है इंटरेस्ट का। अगर लिखा है तभी इंटरेस्ट की बात करेंगे, नहीं लिखा तो। अच्छा, अगर रेट की बात करोगे वो भी कहां मिलेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, इफ अ पब्लिक कंपनी हैज opted for opted for table F, table F instead of preparing articles of association। ध्यान से देखना, the rate interest on calls in arrear, interest on calls in arrear will be allowed at the rate of 10% per annum। अलाउड नहीं, चार्ज होगा, चार्ज। क्या लिखा मैंने, अगर कोई पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है ना, अगर वो कंपनी क्या चाहे,
अगर चाहे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए, नहीं तो उसका बना बनाया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कहाँ पे, टेबल एफ पे, तो उसको भी अडॉप्ट कर सकती है। अगर टेबल एफ अडॉप्ट कर लोगे तो क्या होगा, ऐसे में इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। कितना, 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, ये याद रखना, ठीक है, पक्का। बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, कॉल्स इन एडवांस। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस बेटा, हाँ, अमाउंट नॉट ड्यू, अमाउंट नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे, अमाउंट ड्यू नहीं हुआ लेकिन रिसीव हो चुका है। दूसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ allotment received with application will not be treated as calls in advance। यानी कोई भी अमाउंट जो एप्लीकेशन के साथ मिला है, लेकिन वो किससे रिलेटेड था, अलॉटमेंट से, यानी अलॉटमेंट का पैसा अगर एप्लीकेशन के साथ मिल गया तो उसको कॉल्स इन एडवांस की कैटेगरी में नहीं रखना है, क्योंकि तब तुम शेयर होल्डर ही नहीं थे जब तुमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, ठीक है ना। आगे चले, नो डिविडेंड will be paid on calls in advance as dividend is paid on, dividend is, लिखते जाना, dividend is paid on which capital, paid up capital, and calls, just a second, calls in advance, dividend is paid on, किस पे पे होता है डिविडेंड, पेड अप शेयर कैपिटल पे, and calls in advance, calls in advance is not a part of क्या, पेड अप कैपिटल। ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने तुमको, ठीक है ना। डिविडेंड जो दिया जाता है पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस जो होगा पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला बना देता हूँ थोड़ा सा। पेड अप कैपिटल क्या होगा, ध्यान से देखिए, हालांकि बताया था जब कैपिटल के बारे में समझा रहा था, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, नहीं माइनस कॉस्ट, एडवांस नहीं होगा इसमें, ये तो लिखा हमने, कॉल सिनेरियर जो नहीं मिला वो माइनस कर, ठीक है ना, ये याद रख, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल सिनेरियर, ठीक है यहाँ तक। डिविडेंड, अच्छा कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का क्या सीन बन रहा है, वेट, नहीं नहीं सेम नहीं लिखना है,
वेट, ठीक है। सेमी प्रोविजन में बस रेट कितना है, 12% पर एनम। ये कॉल्स इन एडवांस का था, ये एरियर और एडवांस का प्रोविजन है। तो यू कैन टेक द पिक्चर एज वेल, अगर लिखा नहीं तो। डिविडेंड वाला, देखो बेटा डिविडेंड केवल पेड अप कैपिटल पे जाता है, और एडवांस में तुमने दे दिया वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब उस पर डिविडेंड नहीं जाएगा। कौन से एडवांस पे, सिंपल यही लिखा, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में जो लास्ट वाले का इसका फोर्थ पॉइंट था, वही यहाँ भी फोर्थ पॉइंट बना है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला मैंने, कि जो पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो अपना आर्टिकल ना बना क्या ऑप्ट कर ले, टेबल है, ठीक है। अच्छा इसमें भी ये प्रोविजन कॉपी कर रहा था, चलो ये भी लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड वेट करो, एक पॉइंट बढ़ा देता हूँ ना। ये इंटरेस्ट वाला सेम प्रोविजन यहाँ है, बस यहाँ एरियर की जगह क्या कर दूंगा, तो देखो सिंपल सा प्रोविजन क्या है, कि कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस दोनों पे इंटरेस्ट डिसाइड करने का काम कौन करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेट भी वही डिसाइड करेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन होता है, अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो वो चाहे तो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बना के क्या कर ले, टेबल एफ ऑप्ट कर ले, और ऐसे में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस कंपलसरी हो जाता है। रेट क्या होगा, एरियर पे 10% पर एनम और एडवांस पे 12% पर एनम, ये इंटरेस्ट का होगा। और इसके लिए क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, तो करेंगे। ये पूरा कंप्लीट प्रोविजन आपके स्क्रीन पे। डन है बच्चे, एक बार बता दो मुझे। तो भाई एरियर का भी प्रोविजन बता दिया, एडवांस का भी। अब जो हमें करना है ना नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने हैं, वो हमें ये कॉस्ट इन एरियर कॉस्ट इन एडवांस का एक जो इम्प्लाइड क्वेश्चन है यहाँ पे आएगा, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सचर है इसमें, ये करना विद इंटरेस्ट, एंड देन जो यू ऊपर छोड़ रखा है दो क्वेश्चन, ये करना है। उसके बाद फॉर फ्यूचर के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। क्वेश्चन देखो।